नमस्कारम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान जीके का लेक्चर 10 और टॉपिक है आज का वन एवं वन्य जीव संरक्षण। तो चलिए लेक्चर आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में हम वनों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मैंने जो भी इसमें लाइन लिखी है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल बनता है, तो बहुत ही ध्यान से लाइन सुनिएगा। सबसे पहली लाइन है कि राजस्थान का जो टोटल है, उस टोटल भूभाग है, उसमें से 9.59%, ये देखिए आपको एग्जैक्ट याद रखना है, 9.59% भूभाग ही वन क्षेत्र है, यानी उतने भाग पर ही क्या है, वन क्षेत्र है। और उसमें भी यदि आपको ऐसा पूछ ले कि पूर्ण वन आच्छादित क्षेत्र, पूर्ण पूरी तरीके से वन आच्छादित जो क्षेत्र है वो है 4.73% जो है मात्र है। ये आपको दोनों परसेंटेज पता होने चाहिए। अब देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्र के संपूर्ण भूभाग के 1/3 क्षेत्र, एक तिहाई क्षेत्र पर वन होने आवश्यक है, या राष्ट्रीय वन नीति कहती है। अब ये राष्ट्रीय वन नीति की बात हुई, लेकिन यदि आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान सरकार ने अपनी पहली वन नीति कब जारी की थी, कब अपनाई थी, तो फरवरी 2010, ये आपको याद रखना है। फरवरी, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम्स में। फरवरी 2010 में राजस्थान सरकार ने अपनी पहली वन नीति जो है वो लॉन्च की थी, लागू की थी, ऐसा आपको याद रखना है। अब देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से यदि बात करें तो जो वनों के टाइप्स हैं वो हमने 3 टाइप्स में लिए हैं: आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, यानी रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इनके परसेंटेज भी। तो देखिए, आरक्षित वन जो है वो है 37.63%। अब इनका मतलब क्या है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ये अभी बताता हूँ। इससे पहले एक बार आप ये परसेंटेज देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो है वो रक्षित वन है, यानी 56.08%, और बहुत कम है जो है 6.29% है। अब देखिए, इनका मतलब समझ लेते हैं। आरक्षित वन का क्या मतलब है? आरक्षित वन का सिंपल सा ये मतलब है कि जो ये 37.63% एरिया है, ये सरकार ने बोल रखा है कि यहाँ पर आप अपना पशु जो है वो चरा नहीं सकते। ये मतलब पूरी तरीके से मना है। रक्षित वन जो है, प्रोटेक्टेड, इसमें थोड़ी सी छूट दी जाती है, और अवर्गीकृत वन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ आप आराम से जो है पशु वगैरह चरा सकते हो। लेकिन आरक्षित वन में पूरी तरीके से पाबंदी है, यहाँ आप पशु वगैरह नहीं चरा सकते। ये सिंपल भाषा में समझ लीजिए। अब अधिकतम वन की बात करें कि राजस्थान में किस एरिया में अधिकतम वन पड़ता है दिशा वाइज, तो दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वन मिलते हैं राजस्थान में। ये आपको पता होना चाहिए। यदि राजस्थान की दिशा है ये, तो यहाँ पे आपको अच्छा, आपको बहुत ज्यादा यदि चाहिए कि कहाँ वन मिलेंगे, तो इस तरफ, इस वाले एरिया में नीचे की तरफ जो है दक्षिण पूर्वी भाग में आपको मिलेंगे। ये दिशा के हिसाब से आपको माइंड में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं वनों के प्रकार की। तो वन के प्रकार के हिसाब से भी देखिए आपको नाम पता होना चाहिए। पहला है शुष्क मरुस्थलीय वन, ड्राई फॉरेस्ट। शुष्क सागवान वन, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं सागवान वन से। शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन या मिश्रित पतझड़ वन, या अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय धौक वन, या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये आपको पता होना चाहिए। खास करके इस पे आपको फोकस करना है, सागवान वन। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली बात करते हैं शुष्क या मरुस्थलीय वन। अब इसमें देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर एवरेज होता है वर्षा का। तो आप समझ ही गए होंगे कि एरिया कौन सा होगा, मैंने मैप में बताया है। इस तरफ जो भी जिले आते हैं वहाँ ये पाए जाते हैं, और ये कुल वन क्षेत्र का ओनली 6.26% है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क या उष्ण कटिबंधीय धौक वन। तो जहाँ औसत वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में होती है। देखिए मैंने यहाँ पे जो है मैप में बताया है। तो यहाँ राज्य के कुल वनों का 58.11% है, सबसे ज्यादा यही देख सकते हो आप, 58.11% है। अब यहाँ देखिए, मैंने जो इनकी लोकेशन बताई है, दो तरीके से मैंने कलर डिनोट किए हैं। इसका क्या मतलब है कि जो मैंने ये ब्लू ब्लू कलर बताया है, मैंने हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी जगह में बताया, यानी पूरा जिला कवर नहीं किया है। यानी जिले के कुछ पर्टिकुलर भाग में ही पाए जाते हैं ये अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय धौक वन। लेकिन इस तरफ जो जिला है, यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से ये आपको मिल जाएंगे अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन। इसलिए मैंने दो कलर यूज किए हैं। अब बात करते हैं मिश्रित पतझड़ वन या शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन। तो ये देखिए, जहाँ औसत वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर की होती है, वहां ये पाए जाते हैं। तो मैंने मैप में दर्शाया है इनको, यहाँ पे देख सकते हो इस तरफ। और ये कुल वनों का 28.38% है। अब बात करते हैं अगले, शुष्क सागवान वन, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इनकी वर्षात भी पता होनी चाहिए। ये 75 से 110 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होती है वहां पाए जाते हैं। किस तरफ पाए जाते हैं ये भी आप मैप में देख सकते हो। और लगभग 6.86% भाग होता है ये कुल वनों का, इतना एरिया ये शुष्क सागवान वन का है। अब बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन तो देखिए 150 सेंटीमीटर से भी अधिक होते हैं। सबसे कम ये है 0.39%। ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ देखिए, ये सिरोही तरफ है, ये माउंट आबू की तरफ मिलते हैं आपको उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो देखिए, ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा मैप में देखने पर, क्योंकि 150 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। तो ऐसा एरिया राजस्थान में हर जगह तो होगा नहीं, इस तरफ ही होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सदाबहार वन दिख जाए
आपको ऑप्शन में, तो आपको सीधा इस पर टिक करना है, माउंट आबू की तरफ सिरोही में, वहां वही मिलेंगे और सबसे कम यही मिलेंगे, ओनली 0.39% आपको पूरे राजस्थान में है ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो रोहिड़ा है, और इसको भी 1983 में घोषित किया गया था, जिस उसी साल खेजड़ी को भी जो है राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी के बारे में बता चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में, जो मैंने वनस्पति वाला लेक्चर लिया था, कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है, और इसकी तारीख भी पता होनी चाहिए कि इसको 31/10/1983 में इसको घोषित किया गया था। अब भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इनसे भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया, तो देखिए 17/2/2016 में शुभंकर कि वो ये जागरूकता फैलाने के हिसाब से हर जिले का एक शुभंकर बताते थे कि इस जिले का ये शुभंकर है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल है कि अजमेर जिले का जो शुभंकर है वो खरमोर है, प्रवासी पक्षी है। ये बेसिकली लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा शुभंकर जो है वो घोषित करते हैं, हर जिले का अपना एक शुभंकर होता है। तो अजमेर जिले का शुभंकर है जो ये मतलब लुप्त होने वाला है, खरमोर प्रवासी पक्षी है, ये अजमेर जिले का शुभंकर है। तो शुभंकर जो है कब किया गया, ऐसा शुभंकर की जो ये योजना है कि ऐसे हम शुभंकर घोषित करेंगे, कौन सी तारीख से, 17/2/2016। अब देखिए मैंने कुछ जिलों के नाम लिखे हैं, और उसमें जिलों में क्या क्या किया गया है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए या वनों के लिए, वो मैंने लिखे हैं। जैसे जयपुर की बात करें तो ये देखिए जयपुर में एक स्मृति वन है जालाना की तरफ, और ये देखिए इसको बाद में इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, श्री कपूर चंद कुलिश भी बोलते हैं इसको। अब देखिए एक बायोलॉजिकल पार्क भी है, ये मारवाड़ का प्रथम जैविक उद्यान भी बोलते हैं इसको, नाहरगढ़ में है ये। फिर वानिकी प्रशिक्षण केंद्र भी है जयपुर में। अब बात करते हैं अपन जो उदयपुर की, तो उदयपुर में देखिए रत्नागिरी उपवन है, और देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम भी है उदयपुर में। फिर गुलाब बाग विश्व स्तरीय बर्ड पार्क है इस उदयपुर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सज्जनगंज बायोलॉजिकल पार्क, प्रदेश का पहला बायोलॉजिकल पार्क है उदयपुर में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जोधपुर की, तो देखिए माचिया बायोलॉजिकल पार्क और शुष्क वन अनुसंधान, मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखे हैं, ऐसे तो बहुत होंगे लेकिन मैंने कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो माचिया बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, जोधपुर में, और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, जोधपुर में। कोटा की बात करें तो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है, और बीकानेर की बात करें तो मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क या बीछवाल बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में आपको मिलेगा। अब देखिए जैसलमेर की बात करें तो गोडावण हैंचिंग सेंटर आपको जैसलमेर में मिलेगा, लेकिन यदि आपको गोडावण ब्रीडिंग सेंटर बोले जो कि सोरसन में है वो 12 में मिलेगा। तो हैंचिंग और ब्रीडिंग का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज, तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान में, तो 3 है। देखिए एक है रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में है, एक है केवला देवी जो कि जिसको घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी बोलते हैं, तो भरतपुर में है ये। और इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स को भी अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है, ये कोटा चित्तौड़गढ़ में है, ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको तीनों नाम पता होना चाहिए, रणथंभौर, केवला देवी और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं वन प्रशिक्षण केंद्र की, ये भी 3 है। एक है वानिकी प्रशिक्षण केंद्र जो कि जयपुर में मिलेगा, फिर है मरुवन प्रशिक्षण केंद्र जो कि जोधपुर में मिलेगा, और राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र जो कि अलवर में मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं वन अनुसंधान, तो ये देखिए ग्रास फॉर्म नर्सरी तो ये जयपुर में है, फिर वन अनुसंधान फार्म ये गोविंदपुरा जयपुर में है, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान ये जालाना जयपुर में है। 3 तो आपको जयपुर में मिल गए, और चौथा आपको जो उदयपुर में मिलेगा वन अनुसंधान फार्म, बाकी सिसारामा भी है, सिसारामा में है उदयपुर वन अनुसंधान। तो ये बात कर ली हमने वन अनुसंधान। अब बात करते हैं राज्य के जंतुवालों के बारे में, तो देखिए ये साल वाइज लिखे हैं मैंने कि सबसे पहले 1876 में जयपुर में बनाया गया, फिर 1878 में उदयपुर गुलाब बाग में, फिर 1922 में बीकानेर में, फिर 1936 में जोधपुर में, फिर 1954 में कोटा में। तो ये आपको जंतुवाले भी पता होना चाहिए साल वाइज, सबसे लास्ट में कोटा में और सबसे पहले उदयपुर में, जोधपुर में 1936 को। आजादी के बाद कोटा में देख सकते हो 1954 में जंतुवाले बनाया गया। अब बात कर लेते हैं मृगवन के बारे में, तो देखिए जयपुर में मिलेगा आपको अशोक विहार मृगवन, फिर चित्तौड़गढ़ मृगवन, फिर जयपुर में मिलेगा आपको संजय उद्यान शाहपुरा में मृगवन मिलेगा, फिर खेजड़ली जोधपुर आपको अमृता देवी मृगवन मिलेगा, फिर जोधपुर में ही माचे सफारी पार्क इस बार अभी मैंने बात की थी, फिर अजमेर में पुष्कर मृगवन, और उदयपुर में सज्जनगढ़ मृगवन आपको मिलेगा। यह भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको कुछ नंबर्स पता होने चाहिए कि राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो 26 है। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, तो 11 है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और इसे वन मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 12 वन मंडल है अपने राजस्थान में। ये सभी मैंने प्रीवियस ईयर के हिसाब से इसमें शेयर किया पूरा लेक्चर, वो जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। इधर उधर की आप बाद में पढ़ सकते हो टाइम होगा तो, लेकिन मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है जो तो आपको हर हाल में पता होनी चाहिए, वो मैंने इस लेक्चर में डाल दी है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपको एक ही चीज याद रखनी है कि आसान भाषा में पढ़ाई के लिए बने रहना है स्टडी महागुरु चैनल पर।